हाय गाइस, कैसे हो। आशा करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे और अच्छे मार्क्स स्कोरिंग के लिए जी जान से पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरा यह वीडियो कक्षा 10वीं की एसएसटी विषय के रिवीजन कराने के लिए है, जो कि वन लाइनर्स के रूप में रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा क्लास 10th का एसएसटी के संपूर्ण कोर्स को वन लाइनर्स के माध्यम से आपको दोहराव कराएगा, आपका रिवीजन कराएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला अध्याय है संसाधन एवं विकास, जो कि भूगोल विषय के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला पॉइंट है, प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है संसाधन कहलाती है। यानी संसाधन को बता रहा है कि संसाधन किसे कहते हैं। अगर एक नंबर का आता है तो आप लोग इस बिंदु को लिख सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है संसाधन कहलाती है। हमारा अगला पॉइंट है, संसाधन के दो प्रकार होते हैं, प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधन। हमारा अगला पॉइंट है, समाप्ति के आधार पर संसाधन नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय होते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, पवन, जल और सौर नवीकरणीय योग्य संसाधन हैं। ये बता रहा है कि नवीकरणीय संसाधन कौन कौन से हैं। पवन, जल, सौर नवीकरणीय योग्य संसाधन हैं। हमारा अगला पॉइंट है, पेट्रोल, जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय योग्य संसाधन। ये अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। पेट्रोल, जीवाश्म ईंधन ये हमारे अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। हमारा अगला पॉइंट है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जैव और अजैव प्रकार के होते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव जैविक संसाधन है। इसमें ये बता रहा है कि हमारे जैविक संसाधन क्या हैं। ये जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं और वन्य जीव होते हैं वे सभी हमारे जैविक संसाधन कहलाते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, धातु, भूमि, जल और वायु अजैविक संसाधन है। इसमें बता रहा है कि हमारे अजैविक संसाधन कौन कौन से हैं, जिसमें धातु, भूमि, जल और वायु अजैविक संसाधन है। हमारा अगला पॉइंट है, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा होता है। हमारा अगला पॉइंट है, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए जो विकास होता है वह सतत पोषणीय विकास कहलाता है। इसमें बता रहा है कि हमारा सतत पोषणीय विकास क्या है, जिसके अंतर्गत ये बता रहा है कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए जो विकास होता है वह सतत पोषणीय विकास कहलाता है। चलिए हमारा अगला पॉइंट है, 1992 में रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। पहली बार पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? ये हुआ था हमारा 1992 में, जो कि रियो डी जेनेरो नामक स्थान में पृथ्वी का सम्मेलन हुआ था। हमारा अगला पॉइंट है, रियो डी जेनेरो ब्राजील यानी दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। हमारा अगला पॉइंट है, UNCED में क्लब ऑफ रोम ने संसाधनों के संरक्षण की बात कही। इसमें बता रहा है कि UNCED में क्लब ऑफ रोम में संसाधनों के संरक्षण की बात कही गई है। चलिए हमारा अगला पॉइंट है, 1968 में क्लब ऑफ रोम ने संसाधनों के संरक्षण की बात कही। ये प्रश्न पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है कि संसाधनों के संरक्षण की बात कब कही गई। इस संसाधनों के संरक्षण की बात 1968 में कही गई थी। कहाँ कही गई थी?
क्लब ऑफ रोम में। हमारा अगला पॉइंट है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। स्मॉल इज ब्यूटीफुल एक पुस्तक है जिसके लेखक सुमेसर ने लिखा और 1974 में लिखी। इस पुस्तक के लेखक हैं सुमेसर, जो कि उन्होंने 1974 में लिखी थी। हमारा अगला पॉइंट है ब्रुंडटलैंड आयोग रिपोर्ट में संसाधनों के संरक्षण की बात कही गई है। संसाधनों के संरक्षण की बात किसमें कही गई है? ब्रुंडटलैंड आयोग रिपोर्ट में कही गई थी। चलिए, तो हमारा अगला पॉइंट है हमारा साझा भविष्य पुस्तक संसाधन संरक्षण से संबंधित है। हमारा साझा भविष्य एक पुस्तक का नाम है जो कि किससे संबंधित है? संसाधन संरक्षण से संबंधित है। चलिए, हमारा अगला पॉइंट है भारत के कुल क्षेत्रफल का 43% भू क्षेत्र मैदानी है। हमारे भारत में जितना भूभाग क्षेत्र है उसका 43% मैदानी क्षेत्र है। हमारा अगला पॉइंट है भारत के कुल क्षेत्रफल का 30% हिस्सा पर्वतीय है। हमारा अगला पॉइंट है भारत के कुल क्षेत्रफल का 27% हिस्सा पठारी है। हमारा अगला पॉइंट है पठारी क्षेत्र खनिजों एवं जीवाश्म ईंधनों से संबंधित है। चलिए, हमारा अगला पॉइंट है भू आकृति, जलवायु, मृदा भौतिक कारक कहलाते हैं। चलिए, हमारा अगला पॉइंट होगा जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, मानवीय कारक हैं। हमारा अगला पॉइंट है भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन इसमें 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है, जो कि लगभग उतना ही होता है। हमारा अगला पॉइंट है राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार भारत में 33% भूभाग वनों से आच्छादित है। हमारे भारत का जितना भौगोलिक क्षेत्र है उसका 33% भूभाग वनों से आच्छादित है, यानी वन फैले हुए हैं। हमारा अगला पॉइंट है पंजाब हरियाणा में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण का कारण है। निम्नीकरण के कई कारण हैं और हर एक राज्यों के लिए, हर एक भौगोलिक क्षेत्र के लिए अलग अलग है। हमारे मध्य प्रदेश में भूमि निम्नीकरण का कारण है अतिपशचारण, लेकिन पंजाब और हरियाणा की स्थिति में वहाँ बहुत अधिक सिंचाई होती है, जिसकी वजह से वहाँ की भूमि निम्नवत होती जाती है, यानी उनकी उर्वरता गुणवत्ता कम होती जाती है। चलिए, हमारा अगला पॉइंट है जनक शैल, जलवायु, वनस्पति आदि मृदा बनाने के प्रमुख कारण हैं। यहाँ बता रहा है कि मृदा किन किन कारणों से या किन किन चीज़ों से या किनके द्वारा मृदा का निर्माण होता है, ये बता रहा है। चलिए, हमारा अगला पॉइंट है मृदा का निर्माण जैव व अजैव पदार्थों से होता है। मृदा का निर्माण सिर्फ जैव वस्तु से भी नहीं होता और अजैव वस्तु से भी नहीं होता, ये जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से होता है। बहुत सही। चलिए, हमारा अगला पॉइंट है भारत का उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। जो हमारा भारत है, भारत का उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा यानी जल के द्वारा लाई गई मृदा से बना हुआ मैदान है। हमारा अगला पॉइंट है बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा को कहते हैं। हमारा अगला पॉइंट है खादर नवीन जलोढ़ मृदा को कहते हैं। हमारा अगला पॉइंट है काली मृदा को रेगर मृदा भी कहा जाता है, यानी कहते हैं। जो हमारी काली मृदा होती है उसको रेगर मृदा भी कहा जाता है। चलिए, अगला पॉइंट है काली मृदा को काली कपास मृदा भी कहते हैं।
जो काली मृदा है यानी काली मिट्टी है उसको काली कपास मृदा भी कहते हैं। हमारा अगला पॉइंट है लाल मृदा का रंग लौह धातु के कारण लाल होता है। चलिए हमारा अगला पॉइंट है लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से लिया गया है। हमारा अगला पॉइंट है लेटराइट मृदा अम्लीय होती है। हमारे लेटराइट मिट्टी कैसी होती है? अम्लीय होती है यानी खट्टी होती है। हमारा अगला पॉइंट है लेटराइट मृदा काजू की कपास के लिए अधिक उपयुक्त होती है। जो हमारी लेटराइट मृदा होती है वह काजू की फसल के लिए, कपास की फसल के लिए अति उत्तम होती है। हमारा अगला पॉइंट है मरुस्थलीय मृदा रेतीली व लवणी होती है। यानी जो मरुस्थल में पाए जाने वाली जो मृदा होती है वो रेतीली होती है और लवणी होती है। हमारा अगला पॉइंट है वन मृदा पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। वन मृदा कहाँ पाई जाती है? वनों में पाई जाती है। वन यानी पहाड़, पर्वत। चलिए हमारा अगला पॉइंट है वन मृदा ह्यूमस रहित होती है। यानी जंगल की जो मृदा होती है उसमें ह्यूमस नहीं पाया जाता है। रहित यानी ना होना। चलिए हमारा अगला पॉइंट है मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। हमारा अगला पॉइंट है जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती है उसे उत्खात भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्खात भूमि, इंग्लिश में बैड लैंड कहते हैं। चल नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मृदा का जल के साथ घुलकर बह जाना चादर अपरदन कहलाता है। चादर अपरदन क्या किसे कहते हैं? जो पानी में घुल करके, जो जल के साथ घुल करके मृदा बहती है पतली होकर के हल्की हल्की, उसे चादर अपरदन कहा जाता है। हमारा अगला पॉइंट है सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित करती है। सोपान कृषि यानी सीढ़ी नुमा खेत बना करके कृषि जो की जाती है उसे सोपान कृषि कहते हैं और ऐसी कृषि हमारी मृदा अपरदन को नियंत्रित करती है। हमारा अगला पॉइंट है पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार कृषि की जाती है। पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार कृषि की जाती है। हमारा अगला पॉइंट है महाराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में काली मृदा पाई जाती है। ये पूछा जा सकता है कि काली मृदा किन किन राज्यों में पाई जाती है, तो उसके जवाब में आप लोग महाराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इन सब का नाम बता सकते हैं, लिख सकते हैं। काली मृदा कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम से भरपूर होती है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में कि काली मृदा में पाए जाने वाले खनिज तत्व, तो आप बता सकते हैं, आप परीक्षा में लिख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम काली मृदा में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। हमारा अगला पॉइंट है काली मृदा बहुत महीन कणों से बनी होती है तथा इसकी नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। नमी धारण करने की क्षमता मतलब पानी को बहुत अधिक समय तक संजो के रखती है, जल्दी ये मिट्टी सूखती नहीं है। चलिए हमारा अगला पॉइंट है चंबल बेसिन में उत्खात भूमि हमने क्या पढ़ा था? बैडलैंड यानी अनुपजाऊ यानी खेती योग्य न होने वाली भूमि को कहा जाता है। इसे चंबल बेसिन में खड्ड भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खड्ड भूमि। चलिए हमारा अगला पॉइंट है भारत के पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर कृषि होती है। भारत के पंजाब और हरियाणा में जो भूमि है उस भूमि के 80% भूमि में कृषि की जाती है। चलिए
अब हम अध्याय 2 में आ चुके हैं, जिसका इस अध्याय का नाम है वन एवं वन्यजीव संसाधन। यानी हम इस पाठ में वन और वन्यजीव, वनों में पाए जाने वाले जो जीव हैं उनका अध्ययन करेंगे संसाधन के रूप में। तो हमारा इसमें पहला बिंदु है वन प्राथमिक उत्पाद है। परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है वन कैसा उत्पाद है, तो वहाँ पर आप क्या लिखेंगे, वन हमारा प्राथमिक उत्पाद है। हमारा अगला पॉइंट है भारतीय वन जीवन अधिनियम 1972 में लागू किया गया। भारतीय वन जीवन अधिनियम कब लागू किया गया, तो आप परीक्षा में लिख सकते हैं 1972 में लागू किया गया। हमारा अगला पॉइंट है प्रोजेक्ट टाइगर वन्य जीव परियोजना 1973 में शुरू किया गया। वन जीव परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर ये लागू हुआ 1 अप्रैल 1973 में शुरू किया गया था। हमारा अगला पॉइंट है वन रक्षित वन देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्से पर होते हैं। जो हमारे रक्षित वन होते हैं यानी जो रिजर्व वन होते हैं, कुल वन क्षेत्र का जितना हमारे देश में वन फैले हुए हैं उस वनों में से 1/3 हिस्से पर होते हैं। चलिए हमारा अगला पॉइंट है भारत में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन है। भारत में आधे से अधिक वन क्षेत्र कैसे वन है, आरक्षित वन है। चलिए हमारा अगला पॉइंट है भारत आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। भारत में आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। अगला पॉइंट है सरिस्का बाघ रिजर्व राजस्थान में स्थित है। हमारा अगला पॉइंट है छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां निवास करती हैं। मुंडा और संथाल जनजातियां छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करती हैं। हमारा अगला पॉइंट है मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदम्ब के पेड़ की पूजा करते हैं। मुंडा और संथाल जनजातियां होती हैं वो महुआ और कदम्ब के पेड़ों की पूजा करते हैं। चलिए हमारा अगला पॉइंट है चिपको आंदोलन वनों के संरक्षण से संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, वनों के संरक्षण से संबंधित है। चलिए बहुत बढ़िया। हमारा अगला पॉइंट है बीज बचाओ आंदोलन बीजों के संरक्षण से संबंधित है। इसे स्पष्ट क्लियर हो रहा है, जब बीज शब्द आ रहा है इसी से क्लियर हो रहा है कि बीज बचाओ यानी बीजों के संरक्षण से संबंधित है, इसी से क्लियर हो गया। चलिए हमारा अगला पॉइंट है कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित है। जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। पहले इस पार्क का नाम हेली नेशनल पार्क था, लेकिन बाद में इस पार्क का नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया है, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। हमारा अगला पॉइंट है भारत में अस्थायी वनों का क्षेत्र मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। पूरे भारत में मध्य प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पाया जाता है। हमारा अगला पॉइंट है उड़ीसा राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया। संयुक्त वन प्रबंधन यानी वनों के प्रबंधन के लिए पहला प्रस्ताव किस राज्य में पेश किया गया, उड़ीसा में। चलिए हमारा अब हम पहुंच चुके हैं अध्याय 3 में। इस अध्याय 3 में हमारा चैप्टर का नाम है जल संसाधन।
हम इस अध्याय के अंतर्गत हमारा पहला बिंदु है पृथ्वी का 3/4 कितना 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है। हमारी जो पृथ्वी है उस पूरे पृथ्वी पर हमारा एक 3/4 भाग हमारी पृथ्वी का पानी से ढका हुआ है। हमारा अगला पॉइंट है जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। जल हमारा एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। हमारा अगला पॉइंट है भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। हम जो बिजली का उत्पादन करते हैं उनमें से 22% हिस्सा जल से विद्युत बनाई जाती है। चलिए हमारा अगला पॉइंट है JJM का पूर्ण रूप जल जीवन मिशन है। JJM का जो पूर्ण रूप है वो जल जीवन मिशन है। हमारा अगला पॉइंट है जल जीवन मिशन भारत सरकार द्वारा ग्रामीणों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु चलाई गई एक योजना है। जो जल जीवन मिशन है वो भारत सरकार के द्वारा चलाई गई एक योजना है। चलिए हमारा अगला पॉइंट है 11वीं शताब्दी की भोपाल झील सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है। कृत्रिम झील ये पूछा भी जाता है आपके परीक्षाओं में कि कृत्रिम झील भोपाल की कब बनाई गई। ये बनाई गई थी 11वीं शताब्दी में। चलिए हमारा अगला पॉइंट है भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पर बनी है। भाखड़ा नांगल परियोजना कहाँ बनी है? सतलुज नदी पर बनी है। हमारा अगला पॉइंट है हीराकुंड परियोजना महानदी पर बनाई गई है। हीराकुंड परियोजना कहाँ बनाई गई है? महानदी पर। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं हीरा यानी महंगा, महंगा यानी महान, हाँ तो कुंड, हीरा कुंड यानी महानदी पर। चलिए हमारा अगला पॉइंट है हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है। हीराकुंड का बांध कहाँ स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। चलिए हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है बांधों का आधुनिक भारत का मंदिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। बांधों को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? तो जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। हमारा अगला पॉइंट है सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। जो सरदार सरोवर बांध है वो गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। चलिए हमारा अगला पॉइंट है सरदार सरोवर बांध से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान राज्यों में लाभ पहुंचता है। ये प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सरदार सरोवर बांध से किन किन राज्यों को लाभ मिलता है। तो आप लिखेंगे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। 4 राज्यों को नर्मदा नदी पर बना सरदार सरोवर बांध से लाभ पहुंचता है। हमारा अगला पॉइंट है बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है। ये सीधा सा है कि बांध की परिभाषा हो गया ये कि बांध किसे कहते हैं। तो आप बता सकते हैं कि बांध बहते हुए जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है। चलिए अगला पॉइंट है गुल अथवा कुल पश्चिमी हिमालय में नदी वाहिकाएं नदी की धारा बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई गई हैं। गुल अथवा कुल यह एक प्रकार से नहर के सब रूप हैं जो कि पश्चिमी हिमालय में नदियों से काट कर बनाई जाती हैं और ये धारा को बदल करके खेतों तक पहुंचाया जाता है सिंचाई के लिए। हमारा अगला पॉइंट है खादीन राजस्थान में छत पर वर्षा जल संग्रहण करने की एक परंपरागत तकनीक है। खादीन एक ऐसी तकनीकी है जो कि छत पर वर्षा के जल को संग्रहण किया जाता है परंपरागत तकनीक से।
और इस तकनीक को राजस्थान में खादीन कहा जाता है। हमारा अगला पॉइंट है जोहड़। राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में खादीन को ही जोहड़ कहते हैं। जोहड़ हम लोग अपने गांव में यहाँ चौहड़ कहते हैं, जिसको कि राजस्थान में जोहड़ कहा जाता है। चलिए हमारा अगला पॉइंट है टांका। राजस्थान में वर्षा जल को टैंक बनाकर जल का संग्रहण है। राजस्थान में टैंक बना करके वर्षा के जल को जब संग्रहित करते हैं तो इसे टांका कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? राजस्थान में कहा जाता है। चलिए अगला पॉइंट है पालर पानी। वर्षा जल को ही पालर पानी कहा जाता है। पालर पानी जो वर्षा का जल होता है उसे ही पालर पानी कहा जाता है। हमारा अगला पॉइंट है चेरापूंजी और मासिनराम विश्व के सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। चेरापूंजी और मासिनराम विश्व के सबसे अधिक वर्षा वाले जल हैं। अभी कुछ साल पहले पूरे विश्व में सबसे अधिक वर्षा चेरापूंजी में हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में सबसे अधिक वर्षा का रिकॉर्ड मासिनराम ने अपने नाम कर लिया। चलिए अगला पॉइंट है चंद्रगुप्त मौर्य ने बांधों द्वारा सिंचाई, झीलों तथा अन्य सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया था। किसने झील, अन्य सिंचाई तंत्र आदि का निर्माण करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। चलिए हमारा अगला पॉइंट है उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र इलाहाबाद में बनाया गया। इसमें बता रहा है कि सबसे अच्छा जल संग्रहण तंत्र कहाँ बनाया गया प्राचीन काल में। यहाँ बताया जा रहा है कि उत्कृष्ट जल संरक्षण तंत्र इलाहाबाद में बनाया गया है। हमारा अगला पॉइंट है इल्तुतमिश ने दिल्ली के श्री फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास बनवाया था। क्या बनवाया था? हौज खास बनवाया था। तो परीक्षा में भी अभी हाफ ईयरली परीक्षा में भी आया था कि हौज खास का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। हमारा अगला पॉइंट है हौज खास एक विशिष्ट तालाब को कहते हैं। एक विशिष्ट प्रकार के तालाब होता है जिसे हौज खास कहते हैं। हमारा अगला पॉइंट है दामोदर नदी को भारत की शोक की नदी कहा जाता है। ये परीक्षा में भी आया था कि इसे बंगाल की शोक नदी कहा जाता है। तो दामोदर नदी को ही बंगाल का शोक नदी, भारत का तो है ही लेकिन बंगाल का भी शोक नदी कहा जाता है। यह पश्चिम बंगाल में यह नदी पश्चिम बंगाल में बहती है। हमारा अगला पॉइंट है भारत का तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पूरे राज्य में प्रत्येक घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया गया है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। पूरे भारत में तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां की सरकार ने वहां के लोगों को अपने छत पर वर्षा जल संग्रहण करने की व्यवस्था बनाने के ढांचे को अनिवार्य कर दिया है। किसने अनिवार्य कर दिया है? तमिलनाडु ने कर दिया है अपने